हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 परीक्षा के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस। तो दोस्तों सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब संपन्न हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास 9 दिसंबर 1946, बी है 11 दिसंबर 1946, सी है 13 दिसंबर 1946 और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब संपन्न हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। दूसरी दूसरी बैठक में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पहला प्रश्न क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है आपसे मानव तस्करी एवं बलात्सरम पर प्रतिबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मानव तस्करी एवं बलात्सरम पर प्रतिबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है दोस्तों अनुच्छेद 23, बी है अनुच्छेद 24 और सी है अनुच्छेद 21 ए, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बलात्सरम पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 24 है इसमें दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी काम को नहीं कर सकता है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 21 ए। दोस्तों अनुच्छेद 21 ए में आपका दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आपकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है दोस्तों राम मनोहर लोहिया, बी है महात्मा गांधी, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आपसे एक प्रश्न और राम मनोहर लोहिया से पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है
बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में कब हुई थी? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, इसमें कह रहा है 12 दिसंबर 1911 को। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 22 मार्च 1912 को। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1 अप्रैल 1912 को। और डी है दोस्तों एक से अधिक। और ई है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी आपकी 12 दिसंबर 1911 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है दोस्तों रोहतास, बी है पूर्णिया, सी है बेगूसराय, डी है एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिया जिले की साक्षरता दर सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार। दोस्तों अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतास जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की उपयुक्त सांद्रता कितनी होती है या CO2 कितनी मौजूद होती है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों 78%, बी है 21%, सी है 0.03%, डी है एक से अधिक और ई है दोस्तों इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन, जो कि है आपका 78%। दोस्तों अगर ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ लिया जाए वायुमंडल में तो हो जाएगा दोस्तों 21%। तो दोस्तों नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे वह देश कौन सा है जिसे पूरी दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए है आपका नेपाल, बी है भूटान, सी है चीन, डी है एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूटान को दोस्तों कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है पूरी दुनिया में। दोस्तों अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पूरी दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। दोस्तों चीन जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है या कार्बन उत्सर्जित करता है। दोस्तों यहाँ कार्बन उत्सर्जित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में जुगाली करने वाली जानवर किस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो दोस्तों जो जानवर जुगाली करते हैं वह कौन सी गैस निकालते हैं या उत्सर्जित करते हैं? तो ऑप्शन ए है दोस्तों, इसमें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन या CH4, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा?
तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेन गैस को उत्सर्जित करते हैं जितने भी जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। दोस्तों मीथेन गैस आपकी धान के खेत से भी उत्सर्जित होती है, कोयले की खान से उत्सर्जित होती है, तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखने हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों ए जी टांसले, बी है दोस्तों कार्ल मोबियस, सी है अर्नेस्ट हैकल, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए जी टांसले ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है भारी पानी यानी कि भारी जल जिसको दोस्तों कहते हैं डी टी D2O यानी कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड का अणुभार कितना होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है, इसमें कह रहा है 20, बी है 34, सी है 17, डी है एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारी जल जिसका रासायनिक नाम है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसको D2O से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसका अणुभार होता है 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में खुले में रखा दूध कुछ समय के बाद खट्टा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों इसका क्या कारण है? अगर आप लोग खुले में दूध को रख देते हैं तो कुछ समय बाद वह खट्टा हो जाता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, बी है लैक्टिक अम्ल के कारण, सी है फॉर्मिक अम्ल के कारण, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में रखा दूध कुछ समय के बाद खट्टा हो जाता है। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों ऑडियोमीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है अमीटर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑडियोमीटर की सहायता से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो दोस्तों ऑडियोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया है वोल्ट मीटर। दोस्तों वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है और दोस्तों अमीटर से प्रतिरोध यानी विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो दोस्तों जो लोहे की सुई होती है ये पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ऑप्शन ए है केशिकत्व के कारण, बी है घनत्व के कारण, सी है पृष्ठ तनाव के कारण, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में इंद्रधनुष के दोनों सिरों पर या किनारों पर कौन से रंग मौजूद होते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या होती है 7। तो दोस्तों इसके ऊपरी और निचले सिरे पर कौन से रंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बैंगनी और लाल, बी है जामुनी और हरा, सी है नीला और पीला, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए यानी कि बैंगनी और लाल इसके ऊपरी और निचले सिरे पर रंग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जीरेंटोलॉजी, बी है ऑस्टियोलॉजी, सी है पेडोलॉजी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, आपसे पूछा है हड्डियों का अध्ययन, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट, यानी कि ऑस्टियोलॉजी कहते हैं हड्डियों के अध्ययन को। दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया है जेरोंटोलॉजी, तो दोस्तों जेरोंटोलॉजी होता है आपका वृद्धों का अध्ययन, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं यानी कि वृद्धों का अध्ययन कहते हैं। और दोस्तों मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है अस्थि एवं दंत निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो अस्थियां यानी कि बोन होती हैं और दांत होते हैं, इनके निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है फास्फोरस, सी है जिंक, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थि और दंत निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसके अनुसार दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे 16 सितंबर, बी है 1 दिसंबर, सी है 5 जून, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया है 1 दिसंबर, तो दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा है बिहार राज्य की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो दोस्तों बिहार राज्य की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों हिंदी, बी है उर्दू, सी है मैथिली, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार राज्य की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। दोस्तों बिहार राज्य की प्रथम राजभाषा पूछ ली जाए आपसे प्रश्न में, तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है बिहार राज्य के संदर्भ में कि बिहार राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। दोस्तों मैथिली बिहार राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गंगा मैया तोय पियरी चढ़ाईबू, बी है कल हमारा है, सी है कन्यादान, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कल हमारा है। दोस्तों ये बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म थी। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका गंगा मैया तोय पियरी चढ़ाईबू। ये बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी। दोस्तों मैथिली फिल्म आपकी अगर पूछ ली जाए तो राइट आंसर हो जाएगा कन्यादान। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, इसमें कह रहा है महात्मा गांधी, बी है बिरसा मुंडा, सी है सहजानंद सरस्वती, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी। दोस्तों चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। दोस्तों चंपारण आंदोलन वर्ष 1900 दोस्तों चंपारण आंदोलन वर्ष 1917 में हुआ था। दोस्तों अगर बिरसा मुंडा जी के बारे में पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा का राज्य कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा रांची। अगला है दोस्तों सहजानंद सरस्वती। तो दोस्तों सहजानंद सरस्वती बिहार के एक किसान नेता थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।